Hello everyone, I am Abhishek Singh and we are doing revision summary of mathematical physics. And probably this is the last video or last topic of this series. So in this topic we are going to cover the topic called Fourier series. Okay, तो हम लोग देखेंगे किसी गिवन फंक्शन का फूरियर सीरीज कैसे लिखा जाता है और किस तरह के क्वेश्चन इसमें से जैम में पूछे जाते हैं. ओके, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये टॉपिक आप लोग देखें. 1 आवर का टॉपिक है. 1 घंटे में आप लोग इतना कर लेंगे अच्छे से कि आप अपने जैम एग्जाम में 1 to 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और ज़्यादा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं. रिवीजन है तो जितना जरूरी होगा उतनी चीज़ ही बताऊंगा मैं. तो देखते हैं. लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स. हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स एंड हमें इसका फूरियर सीरीज लिखना है. तो इसका फूरियर सीरीज जो है एफ एक्स वो ऐसे लिखा जाता है. ए नॉट कॉन्स्टेंट टर्म पहला प्लस ए वन कॉज एक्स प्लस ए टू कॉज 2x प्लस ए थ्री कॉज 3x एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरीके से. क्या इतना ही है क्या? नहीं, और भी टर्म्स हैं. यस, प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x प्लस डैश डैश डैश. ठीक है, ओके. तो इसे समेशन नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं इसी फूरियर सीरीज को? इसे हम समेशन नोटेशन में लिख सकते हैं. ए नॉट को एज इट इज छोड़ देंगे प्लस समेशन ओवर n फ्रॉम 1 to infinity. हमें नहीं पता ये n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, दैट्स व्हाई 1 to infinity. और हम यहाँ रख देंगे ए एन कॉज nx. ठीक है, ये मैंने कॉज वाले टर्म्स का समेशन नोटेशन लिख दिया प्लस समेशन ओवर n फ्रॉम 1 to infinity bn sin nx. ठीक है, तो इस तरीके से समेशन नोटेशन में फूरियर सीरीज को लिखा जा सकता है. फूरियर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, इसमें हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है कि आपका पीरियड जो है वो 2 पाई का है. ठीक है, इसमें हम लोगों ने पीरियड ऑफ फंक्शन जो है वो अज्यूम किया हुआ है कि वो 2 पाई है, तब जाके हम इसे लिख सकते हैं. 2 पाई पीरियड नहीं होगा, कोई जनरल पीरियड के लिए भी हम लोग आगे देखेंगे प्रोबेबली इसी वीडियो में. तो उसके पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, तो कोएफिशिएंट आप लोग देख पा रहे हैं ए नॉट, ए एन एंड बी एन. ये 3 तरह के कोएफिशिएंट है हमारे पास. ठीक है, ये कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करना है? ठीक है, ये कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट इनके फॉर्मूलाज. तो जो आपका ए नॉट है वो फाइंड करना होता है 1/2 पाई. इंटीग्रेशन करना होगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स डी एक्स. ओके, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है? लिमिट के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो बुक्स में जनरली नहीं लिखा होता है या फिर बहुत कम लोग बताते हैं. आपको लिमिट रखनी है मिनिमम एक्स, एक्स मिन. जो भी आपका फंक्शन में एक्स मिन गिवन होगा आपको जरूर गिवन होगा. ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अभी फिलहाल के लिए आपको देखना है कि एक्स मिन से एक्स मैक्स यहाँ तक आपका लिमिट जाएगा. ठीक है, इंटीग्रेशन का. या आप इस तरीके से ए नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं ए एन की बात करूं, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें करना होता है 1/पाई इंटीग्रल एफ एक्स. एफ एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है, वो है cos nx dx. लिमिट कहाँ से? अगेन एक्स मिन से एक्स मैक्स. ठीक है, सिमिलरली जो इसका थर्ड टर्म बच गया, थर्ड टाइप ऑफ टर्म बच गया, मैं नेक्स्ट पेज पे उसे लिख देता हूँ. वो होता है बी एन. बी एन कैसे फाइंड करते हैं? 1/पाई इंटीग्रल एफ एक्स टाइम्स साइन एन एक्स dx. लिमिट अगेन एक्स मिन से एक्स मैक्स तक. ठीक है, ये x की लिमिट भी हमें पता है. तो इस तरीके से आप ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री यानी कि ए वन और बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर एंड सो ऑन अप टू मतलब बी एन भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ए नॉट, ए वन
ए नॉट ए एन एंड बी एन फाइंड करना आपको आ गया है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंटीग्रेशन बता देता हूँ जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, या आपका एग्जाम में टाइम बहुत बचा देंगे। ठीक है, आपको इंटीग्रेट नहीं करना हो, जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ओके, सो पहला ट्रिक जो है वो पहला ट्रिक है इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई। अगर माइनस पाई टू पाई इंटीग्रल है साइन एम एक्स, साइन ऑफ एम एक्स टाइम्स कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स, तो ये हमेशा जीरो होता है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है, आप डायरेक्ट बिना कुछ सोचे आंख बंद करके लिख सकते हैं जीरो। लिमिट ध्यान रखनी है आपको, लिमिट माइनस पाई टू पाई होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन आपको बताता हूँ जो आपको कैलकुलेशंस में काम आ सकता है। वो इंटीग्रेशन है इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, लिमिट अगेन माइनस पाई टू पाई है, साइन एम एक्स टाइम्स साइन ऑफ एन एक्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है डी एक्स, तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तीन वैल्यूज हो सकती है, एक जीरो, एक पाई और एक अगेन जीरो। ये जो पहला जीरो है ये कब होगा, जब आपका m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, दूसरा जो पाई है ये वैल्यू तब आएगी जब m इज इक्वल टू n बट नॉट इक्वल टू जीरो। एंड थर्ड केस आप लोग खुद ही गैस कर सकते हैं, m इक्वल टू n इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, साइन ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है ये आपको याद होना चाहिए। और तीसरा मैं एक इंटीग्रेशन बताता हूँ, वो है इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई cos mx टाइम्स cos nx dx। ये जो इंटीग्रल है इसकी भी तीन तरह की वैल्यूज हो सकती है, जीरो, पाई एंड टू पाई। जो पहला जीरो है ये किस केस में आएगा, ये आएगा जब m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, तब जीरो वैल्यू हो जाएगी। दूसरा केस जो है इसमें m इज इक्वल टू n बट नॉट इक्वल टू जीरो। एंड थर्ड केस आप लोग गैस कर सकते हैं, m इक्वल टू n इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा इंटीग्रल। चौथे इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं, वो है हमारे पास सिंपल सा माइनस पाई टू पाई इंटीग्रल ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स। ये हमेशा जीरो होता है। और मैं एक फिफ्थ इंटीग्रल की बात करूंगा, ये इंटीग्रल है अगेन माइनस पाई टू पाई cos mx dx। इसकी भी अगेन दो वैल्यूज होती है, या तो जीरो या फिर टू पाई। ठीक है, जीरो किस केस में आएगी इसकी वैल्यू, जब m आपका जीरो नहीं है, और अगर m ही जीरो हो गया तो आंसर टू पाई आ जाएगा, क्योंकि cos जीरो जो है वो वन होता है। सो वन का इंटीग्रेशन करेंगे अगर माइनस पाई टू पाई तो टू पाई आ जाएगा। ठीक है, ओके, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे टू पाई लिख दिया है, मुझे m इक्वल टू जीरो लिखना है। ठीक है, m इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये पांच इंटीग्रेशन मैंने लिखवा दिया जो ये आपको याद रखना है, आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत टाइम सेविंग कैलकुलेशंस आप कर पाएंगे। ओके, तो एग्जांपल लेके फूरियर सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं कि फूरियर सीरीज कैसे लिखा जाता है। तो पहला एग्जांपल ये रहा। ओके, इस एग्जांपल में आपको फंक्शन गिवन है, ये जो फंक्शन है इसकी दो वैल्यूज है, माइनस के और के। माइनस के इसकी वैल्यू कब आती है, जब हमारा x जो है वो माइनस पाई टू जीरो वेरी कर रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव के तब आती है जब जीरो टू हमारा x जो है पाई तक वेरी कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। इस गिवन फंक्शन का फूरियर सीरीज हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन से पहले मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा एफ एक्स, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो माइनस पाई टू जीरो, लेट से ये आपका माइनस पाई है, पॉइंट अगर माइनस पाई है तो माइनस पाई टू जीरो, ये जीरो है ओरिजिन, आपकी वैल्यू फंक्शन की माइनस के है। ओके, ये माइनस के और आपकी जीरो टू लेके पाई तक
लेट से ये पॉइंट पाई है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो है आपकी लेट से ये है आपकी के, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ये चीज। ये ग्राफ हो गया, ग्राफ बना के भी आप लोगों को काफी चीजें समझ में आएगी क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो अब अगर हम कैलकुलेट करें इसमें तीनों तरह के कोएफिशिएंट, तो पहला कोएफिशिएंट क्या था जो मैंने आपको बताया था, वो है ए नॉट। ए नॉट के लिए हम करते थे 1/2 इंटीग्रल मिनिमम एक्स। अभी बताइए मिनिमम एक्स क्या है, एक्स आपको यहां से देखना है, ठीक है, ये जो यहाँ पे x का वैल्यू गिवन है कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, मिनिमम वैल्यू -π एंड मैक्सिमम वैल्यू π है, ठीक है। तो अगेन मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर यहाँ में लिखना होता है fx dx। ओके, तो अभी बताइए ये इंटीग्रल जो है वो दो पार्ट्स में टूटेगा, 1/2 बाहर रहने देता हूँ, इंटीग्रल -π to 0, -π से 0 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, -k dx, प्लस इंटीग्रल दूसरा पार्ट होगा 0 to π, ये वाला पार्ट, यहाँ फंक्शन की वैल्यू कितनी थी k, तो k dx। ये इंटीग्रल आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ए नॉट की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, ठीक है, ए नॉट आपका 0 आ जाएगा। अगर मैं दूसरे तरह के कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ ए एन के लिए हमें करना होता है 1/π इंटीग्रल -π to 0, पहला पार्ट। अभी मैं स्टार्ट से ब्रेक कर रहा हूँ, इंटीग्रल होता है -π to π, हमें पता है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, सो -π to 0 में पहले इंटीग्रेट करूंगा, इस दौरान फंक्शन की वैल्यू है -k एंड हमें मल्टीप्लाई करना होता है cos ऑफ n π से टाइम्स dx प्लस सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रल विच इज 0 to π, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 to π, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी k और हम मल्टीप्लाई करेंगे cos n π dx, ठीक है। ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हैं, cos n π का इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। ओके, सो मैं अगर यहाँ से k कॉमन लेता हूँ, यहाँ से भी k कॉमन लेता हूँ, बाहर मेरे पास 1/π है ही, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, जो an है वो मेरा k डिवाइड बाय पाई है, और जो फर्स्ट इंटीग्रल था वो है cos का इंटीग्रल। cos का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस साइन, सॉरी cos का इंटीग्रल इज साइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक माइनस साइन पहले से ही था, तो साइन n पाई डिवाइड बाय n लिमिट -π to 0 प्लस अगेन cos का इंटीग्रल जो हो जाएगा वो होगा साइन n पाई ओवर n लिमिट कहां से कहां तक, 0 to π। ओके, तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, ऐसा मैं जूम करके चल रहा हूँ, ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आपको ए एन की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी, ए नॉट ए एन 0 है। अगर मैं डी एन की बात करूँ, थर्ड टाइप ऑफ कोएफिशिएंट, वो हो जाएगा 2k, सॉरी डी एन कैलकुलेट करने के लिए हमें करना होगा 1/π, अगेन इंटीग्रल -π to 0 -k टाइम्स साइन n पाई, सॉरी n sin nx dx, अगेन दूसरा पार्ट ऑफ इंटीग्रल इज 0 to π k टाइम्स sin nx dx। ओके, तो ये k माइनस के कहां से आ रहा है, आप लिमिट देखना है आपको कि लिमिट पहले आपने ब्रेक किया -π to 0, उस दौरान फंक्शन की वैल्यू क्या थी, -π to 0 के दौरान फंक्शन की वैल्यू क्या थी, -k, तो दैट्स व्हाई मैंने फंक्शन की जगह यहाँ पे -k पुट किया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और यहाँ पे 0 to π में फंक्शन की वैल्यू k है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने वहां पे फंक्शन की वैल्यू k पुट की है, और साइन nx मल्टीप्लाई करना होता है, ये फॉर्मूला में है, d कैलकुलेट करने के फॉर्मूला में। ओके, सो अगेन आप यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, सो 1/π, फर्स्ट इंटीग्रेशन मैं अगेन k कॉमन ले लेता हूँ, -k कॉमन ले लेता हूँ, ये माइनस साइन बाहर चला जाएगा, नहीं सॉरी मैं प्लस k ही कॉमन लेता हूँ, तो माइनस साइन अंदर रहेगा, साइन nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos nx डिवाइड बाय n टू द पावर,
सॉरी लिमिट माइनस पाई टू 0, ये जो माइनस साइन था वो इस साइन की इंटीग्रल जो कि माइनस कॉज होता है के साथ कैंसिल हो गया है, माइनस कॉज एन एक्स डिवाइड बाय एन लिमिट 0 टू पाई। ओके, सो आप ये अगर लिमिट पुट करते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा बी एन। लिमिट पुट करना आप लोगों को आता है, ठीक है, लिमिट पुट आप लोग कर लेंगे इजीली। और ये n जो है यहां से और यहां से मैं बाहर ले सकता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 2k, ये एक सिर्फ प्लस साइन है, ठीक है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आ जाएगा मेरे पास 2k डिवाइड बाय पाई, सॉरी डिवाइड बाय n पाई, ये n मैंने बाहर ले लिया था यहां से भी और यहां से भी, 2k डिवाइड बाय n पाई, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस n पाई। ओके, तो आपने देखा ए नॉट एंड ए एन 0 है, सिर्फ बी एन आपके पास बच रहा है जो कि इस फॉर्म में आपके पास आ गया है 2k ओवर n पाई 1 माइनस कॉस n पाई। तो मैं अगेन नए पेज पे लिख देता हूँ बी एन इज इक्वल टू 2k ओवर n पाई ब्रैकेटेड 1 माइनस कॉस n पाई। ओके, तो कॉस n पाई क्या होता है? कॉस n पाई मैं अलग से एक यहाँ कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ये होता है माइनस 1 रेज टू पावर n। ओके, तो इसकी वैल्यू प्लस 1 होगी जब हमारा n क्या है, n हमारा जब इवन हो जाए, इसकी वैल्यू प्लस 1 होगी जब हमारा n इवन होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू माइनस 1 होगी जब हमारा n जो है वो ऑड होगा, ठीक है। वो ये कॉस n पाई की कहानी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कॉस n पाई 1 देता है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और कॉस n पाई 1 कब देता है? जब n इवन है। ओके, सो जब n हमारा इवन हो जाएगा, लेट मी रीराइट दिस, जब n हमारा इवन हो जाएगा तो हमारा बी एन 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पुट कीजिए, n इवन होगा तो cos n पाई 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। n जब हमारा ऑड होगा तो ये चीज हो जाएगी माइनस माइनस 1, और ये 1 माइनस माइनस 1 इज 2, तो ये आपके पास मिल जाएगा बी एन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4k डिवाइड बाय n पाई, ठीक है, ये आपको बी एन मिल जाएगा। अब अगर आप फंक्शन को लिखना चाहते हैं फोरियर सीरीज के फॉर्म में, तो आप लिखेंगे, आपका जो फंक्शन है वो हो जाएगा समेशन ओवर n बी एन साइन n x। ओके, ये टर्म ही बचेगी, ए नॉट एंड ए एन वाला टर्म नहीं बचेगा बिकॉज ए नॉट एंड ए एन इटसेल्फ आर 0, तो आपके पास ये टर्म बचेगा। अगर मैं इसे एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ तो आप मुझे बताइए क्या n क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। n अगर इवन वैल्यूज लेगा तो कोएफिशिएंट बी एन 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कोई सवाल ही नहीं उठता। तो n की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? मैं यहाँ लिख देता हूँ, n जो है वो ऑड होना चाहिए, ठीक है, और वेरी कर सकता है 1 टू इंफिनिटी। अगर मैं इसे एक्सपेंड करके लिखूं तो मैं लिखूंगा b1 sin x प्लस b3 sin 3x प्लस b5 sin 5x एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से आप फंक्शन को लिख सकते हैं। ओके, अब b1 b3 एंड b5 की क्या वैल्यूज होगी आप यहां से देख सकते हैं। आप मुझे बताइए 4k ओवर पाई, ये मैं कांस्टेंट कॉमन ले सकता हूँ b1 b3 b5 एंड सभी टर्म से, 4k ओवर पाई जो है ये मैं कॉमन ले सकता हूँ। मैं नेक्स्ट पेज से लिखता हूँ, ओके, लेट मी एडजस्ट दिस। तो मैं नेक्स्ट पेज से लिखता हूँ कि मेरा जो फंक्शन था वो क्या बन के आ गया था, b1 sin x। सो b1 क्या हो जाएगा, मैंने कहा था 4 पाई ओवर, ओके लेट से दोबारा देख लेते हैं, 4k और पाई, ये कॉमन लेना है मुझे, 4k और पाई, तो 4k और पाई मैं कॉमन ले लेता हूँ, 4k ओवर पाई, तो पहला टर्म बनेगा 1 ओवर n sin x यानी कि sin x प्लस 1 ओवर 3 sin 3x प्लस 1 ओवर 5 sin 5x प्लस 1 ओवर 7 sin 7x प्लस 1 ओवर 9 sin 9x
एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से सारे टर्म इसमें आ जाएगी। ओके, मैं आपको ये क्यों करवा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा इंटरप्रिटेशन और बताना चाहता हूँ इसी एग्जांपल के साथ, जो कुछ इस तरीके से है। ओके, लेट से आप मुझे बताइए, जो ग्राफ हमने स्टार्ट में बनाया था, इसी क्वेश्चन के स्टार्ट में जो मैंने ग्राफ बनाया था, ग्राफ आप लोग देख पा रहे हैं, ये रहा ग्राफ। इस ग्राफ में अगर लेट से मैं एक वैल्यू लेता हूँ पाई बाय 4, ये वैल्यू है पाई बाय 4। ओके, लाइक आप इसको बीच में नहीं माने, थोड़ा ओरिजिन की तरफ है। अगर ये पाई है तो अगर ये पाई बाय 4 है, तो पाई बाय 4 के करस्पॉन्डिंग मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, के। ये पूरी लाइन की फंक्शन की वैल्यू के है। तो अगर मैं x इक्वल टू पाई बाय 4 पुट करता हूँ, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू के होनी चाहिए। सो मैं पुट करने जा रहा हूँ x इक्वल टू पाई बाय 4, उस दौरान मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, के। तो अगर मैं पुट करता हूं, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा के इज इक्वल टू 4k ओवर पाई, ठीक है। मैं लिख सकता हूं टाइम्स, अगर मैं पाई बाय 4 पुट करता हूं, पाई बाय 4 नहीं पुट करते हैं, पाई बाय 2 पुट करते हैं, ठीक है। लेट मी रीराइट दिस, पाई बाय 2 पुट करेंगे, बिकॉज हमें कुछ ऐसा वैल्यू चाहिए जो दिखने में अच्छा रहे, कैलकुलेट करने में आसानी रहे। सो हम पाई बाय 2 देख रहे हैं, तो पाई बाय 2 पे भी आप देखेंगे कि वो 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तब भी हमारे फंक्शन की वैल्यू के ही रहेगी। ओके, मैं यहां लिख देता हूं करेक्शन, पाई बाय 2 है ये, और तब भी फंक्शन की वैल्यू के ही रहेगी। ओके, सो अब आप देखिए, मैंने पाई बाय 2 इसलिए लिया बिकॉज साइन ऑफ पाई बाय 2 इज 1 प्लस 1/3 साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 इज -1। तो ये प्लस साइन में हटा देता हूं, मैं यहाँ डायरेक्ट -1/3 लिख देता हूँ, -1/3 प्लस अगेन साइन 5 पाई बाय 2 जो होता है वो +1 होता है, तो 1/5 -1/7 प्लस 1/9 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सीरीज जाता जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं इस के से इस के को कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब मैं इस 4 ओवर पाई को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, आप देख पाएंगे पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 -1/3 प्लस 1/5 -1/7 प्लस 1/9। तो आपने पाई बाय 4 का एक्सपेंशन देख लिया। एक्चुअली पाई बाय 4 होता क्या है, ठीक है, माइनस एंड सो ऑन। इस तरीके से आप पाई बाय 4 का एक्सपेंशन देख पा रहे हैं यूजिंग फूरियर सीरीज। तो फूरियर सीरीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है, बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं इससे, बट ये एक उसका एग्जांपल था ताकि आप लोगों को एक फील मिले फूरियर सीरीज है क्या चीज। ओके, सो अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ये जैम 2018 का क्वेश्चन है, 18 और 17 आई गेस 2018 ही है। जैम 2018 का क्वेश्चन है, 18 या 17, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द फूरियर सीरीज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई पीरियड है, फंक्शन दे रखा है आप लोगों को। द रेशियो टू द नियरेस्ट इंटीजर, आपको रेशियो पूछा है किसका, ऑफ द फूरियर कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक। ओके, ये हार्मोनिक टर्म सुन के आप लोग डर जाएंगे, बट डरना नहीं है, ठीक है। ओके, फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है, जो B1 होता है ना, BN मैंने आपको निकालना सिखाया, लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा। जो B1 होता है उसे फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। एंड थर्ड हार्मोनिक का मतलब आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए। तो थर्ड हार्मोनिक का मतलब होना चाहिए B3, यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड हार्मोनिक का मतलब होना चाहिए B3। तो आपसे जस्ट B1 एंड B3 का रेशियो पूछा है, यहाँ रेशियो की बात की है ना, पूरे कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक्स, ठीक है। B1 एंड B3 का रेशियो आपसे पूछा है। ओके, आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, उसके बाद आपको एक और हिंट दूंगा कि एग्जाम में कैसे आपको स्मार्टली एक्ट करना है, ठीक है। तो पहले एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, सो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि ए नॉट क्या होगा, आप ही मुझे बताइए। ए नॉट हमारा होता है 1/2 पाई इंटीग्रल -पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये होता है। बट आप ही मुझे बताइए, 1/2 पाई को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, फंक्शन की वैल्यू -पाई टू 0 में हमेशा 0 है,
तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन को हमेशा 0 टू पाई ही लिख सकता हूँ, नीचे वाला केस 0 टू पाई, जहाँ फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1 टाइम्स dx इज dx, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको हाफ। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, इसके लिए आपको हाफ मिल गई है। सिमिलरली 0 टू पाई 1 ओवर 2 पाई 1, ओके ठीक है। सिमिलरली अगर मैं an की बात करूं, an हो जाएगा 1 ओवर 2 पाई, सॉरी 1 ओवर पाई इंटीग्रल लिमिट। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं माइनस पाई टू पाई करूं? नहीं, मैं डायरेक्टली 0 टू पाई लिमिट पुट कर सकता हूं, बिकॉज माइनस पाई टू पाई के केस में एफ एक्स 0 है, तो वो किसी से मल्टीप्लाई हो, 0 इंटू समथिंग इज 0, राइट। तो 0 टू पाई में इंटीग्रल लिमिट डायरेक्ट लिख सकता हूं, एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स, बट एफ एक्स इज 1, तो डायरेक्ट मैं कॉस एन एक्स लिख सकता हूँ यहाँ पे dx। ओके, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ये इंटीग्रल जो है वो कितना होता है? ये इंटीग्रल 0 हो जाता है, बिकॉज कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, एंड साइन जो है पाई पे भी 0 होता है और 0 पे भी 0 होता है। ओके, सो ये an 0 आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ bn, ठीक है, तो अब हम देखते हैं bn। तो bn के लिए अगेन हमें क्या करना होगा, 1 ओवर पाई इंटीग्रल लिमिट 0 टू पाई, ठीक है, 1 टाइम्स साइन nx dx, ये हो जाएगा 1 ओवर पाई, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, ओके, सो माइनस कॉस nx डिवाइड बाय n, और इस पे आपको लिमिट लगा देना है 0 टू पाई। तो अब आप लिख सकते हैं इस चीज को 1 ओवर n पाई, मैंने बाहर ले लिया है, तो आप अगर लिमिट पुट करते हैं सो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस n पाई। हमें पता है cos n पाई होता है 1 ओवर n पाई, 1 माइनस माइनस 1 रेज टू पावर n, ये cos n पाई की वैल्यू होती है। ओके, सो आप मुझे बताइए फॉर इवन n, अगर n की वैल्यू इवन है तो bn कितना हो जाएगा, bn 0 हो जाएगा, बिकॉज इवन के लिए ये चीज 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0। एंड फॉर ऑड n, bn जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये क्वांटिटी 2 बन जाएगा, 1 माइनस माइनस ऑफ 1 इज 2। ओके, सो आपको मिल जाएगा 2 डिवाइड बाय n पाई। ओके, ये आपको मिल गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि b1 कितना आ जाएगा, b1 आ जाएगा, यहाँ आप वैल्यू पुट कीजिए n इक्वल टू 1, तो आ जाएगा 2 डिवाइड बाय पाई। अगर मैं b3 की बात करूं तो b3 भी आप यहाँ n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो आपको मिलेगा 2 डिवाइड बाय 3 पाई। तो आप देख सकते हैं b1 रेशियो b3 जो है वो आपको मिल जाएगा 3। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। अब आप देख लीजिए ऑप्शन में 3 है क्या कहीं? यस, सी ऑप्शन सेज द आंसर इज 3, तो आपको इसको टिक कर देना है। जस्ट इतना इजी सा क्वेश्चन था, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जैम एग्जाम में, 2018 का क्वेश्चन है। अब मैंने जो ट्रिक की बात की थी, जो एक कहा था कि आपको स्मार्टनेस दिखानी है एग्जाम में, वो ये है कि आप देखेंगे कि ए नॉट जो है वो नॉन जीरो आया है, कोई शक वाली बात नहीं है, बट ए एन जो है वो 0 है, एंड आपको फर्स्ट हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक बोला है। तो अगर ए एन A1 को फर्स्ट हार्मोनिक और A3 को थर्ड हार्मोनिक बोला होता, तो 0/0 रेशियो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, वैसा कोई ऑप्शन आपको मिला भी नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से। तो ऑब्वियसली अब आपके पास Bn जो है वो नॉन जीरो है, इवन ऑड Bn जो है वो नॉन जीरो है, तो इन्हीं का आप रेशियो लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में घबराना नहीं है, आप करके देखें, आपको बहुत से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक्चुअल आंसर सॉल्यूशन के साथ मिलता जाएगा, तो ऐसे भारी टर्म्स देख के डरना नहीं है। Dear students, you can subscribe to Eduncle for IIT JAM, CSIR NET and UGC NET exams study material which is prepared by India's top experienced faculties. And you can also download Eduncle's mobile application where more than 250 tutors will be answering your doubts. Thank you.